हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सूरज एक छोटे से गांव में रहता है। गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। सूरज अभी 19 साल का हुआ है और यही वो उम्र होती जब कुछ एहसास आपके अंदर आने लगते हैं। सूरज एक गरीब परिवार से है। माँ और पिताजी दोनों काम करते हैं ताकि सूरज और उसकी छोटी बहन की अच्छी से पढ़ाई लिखाई हो सके। सूरज के घर के पीछे एक बरामदा है, जैसे कि गांव में घर होते हैं थोड़े खुले हुए। सूरज अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता है और आज भी सूरज छत पर सोया है, लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है और यह पहली बार था जब उसने देखा है नेहा को। हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी यहाँ आई है। वो शर्मा जी की भांजी है। उसकी मम्मी ऑटो वाले के पैसों को लेकर बहस कर रही है। सुबह गर्मियों का सूरज है तेज, नेहा बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। ये देखकर सूरज, असली सूरज और नेहा के बीच में आ जाता है। अचानक से नेहा पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और इसलिए उसका ध्यान जाता है सूरज की ओर। ये पहली बार था जब सूरज और नेहा ने एक दूसरे को देखा। अब उम्र समझो या और कुछ, लेकिन दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर सूरज अक्सर नेहा के घर में टकटकी बाधे देखता रहता था। नेहा के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है, इसलिए सूरज अपने घर के बाहर ही डेरा जमाए रखता है। एक दिन सूरज अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाले किचन की खिड़की पर और उसने देखा कि नेहा खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। सूरज अब हिम्मत करके नेहा की तरफ मुस्कुरा देता है और जवाब में वहां से भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। सूरज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। नेहा एक दिन सूरज की छोटी बहन से बात कर रही होती है। हिम्मत करके सूरज भी उससे बात कर ही लेता है। सूरज को पता चलता है कि नेहा पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। सूरज उसे सिखाने का बोलता है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने भी नहीं देती। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। सूरज उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे बारांदे में उसे सिखा देगा, साथ ही वहां सूरज की बहन भी होंगी। नेहा थोड़ा मनाने पर मान जाती है। आखिर वो भी सूरज के साथ समय बिताना चाहती है। नेहा की मम्मी जब उसकी मामी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती है, तब नेहा सूरज के बारांदे में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। पतंग उड़ाते समय नेहा के पैर में मोच आ जाती है और चल भी नहीं पाती है। नेहा वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सूरज उसे दर्द में ऐसे देखकर उसे गोद में उठा लेता है और कमरे में बिस्तर की ओर ले जाता है, लेकिन उसी समय उसके घर में नेहा की मम्मी आ जाती है और सूरज और नेहा को ऐसे देखकर उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो नेहा को वहां से ले जाती है। सूरज को रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह का इंतजार करता ये सोच रहा है कि नेहा का पैर कैसा होगा, साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने नेहा को कुछ कहा या मारा तो नहीं। सुबह होती है और सूरज देखता है कि नेहा और उसकी मम्मी ऑटो में बैठकर जा रहे हैं। सूरज और नेहा की आंखों में कुछ बातें होती है और नेहा वहां से चली जाती है। अब सूरज को नेहा का ही इंतजार रहता है। उसका दिल कहता है कि नेहा फिर आएगी। इंतजार में करीब 1 साल बीत जाता है और साल भर के बाद फिर उसे सामने वाले किचन में नेहा दिखाई देती है। उसे खुशी होती है, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही मिनट की होती है क्योंकि इस बार नेहा की मांग भरी है और उसके साथ उसका पति भी है। उसकी मम्मी ने उसकी शादी करवा दी है। रवि और निशा एक ही क्लास में है और रवि क्लास के चुप रहने वाले लड़कों में से है। ज्यादा बातें करना उसको पसंद नहीं है। क्लास में अच्छे नंबर भी ले आता है। निशा का अपना अलग ग्रुप है। निशा बोलने में थोड़ी तेज है। वो होते हैं जब टीचर पूछते हैं किसको यह आंसर आता है, तो जो 4-5 बच्चे हाथ उठाते हैं, उनमें से एक हाथ निशा का भी होता है।
अब निशा और रवि दोनों 12th में है, यह उनका लास्ट ईयर है स्कूल का। हालांकि क्लास में दूसरी और लव स्टोरी बन चुकी है, लेकिन अभी तक इनकी सिर्फ फॉर्मल बातें हैं, कुछ खास नहीं है। यहाँ मैथ्स की जो क्लास लेते हैं वो है स्कूल के वॉइस प्रिंसिपल त्रिपाठी जी। रवि की मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है। निशा को त्रिपाठी जी ने बनाया है मैथ्स पीरियड का मॉनिटर। अगर कहीं काम में त्रिपाठी जी लेट हो जाए, जो कि वो अक्सर होते हैं, तो निशा क्लास को कंट्रोल करती है। बोर्ड पर उन बच्चों का नाम लिख देती है जो शोर करते हो, अपनी जगह से उठकर जाते हो। लेकिन निशा ऐसे दिल की अच्छी है, वो नाम लिखती है लेकिन त्रिपाठी जी के आने के पहले उसे साफ भी कर देती है, ताकि किसी को भी डांट या मार नहीं खाना पड़े। त्रिपाठी जी आज फिर किसी कारण से क्लास में लेट है और निशा फिर बोर्ड के सामने है नाम लिखने को तैयार। रवि के पास बैठा उसका दोस्त उसका पेन गिरा देता है। रवि सिर्फ उसकी तरफ देखकर अपना पेन उठाने के लिए चेयर से उठता है। निशा रवि को उठा हुआ देखकर उसका नाम बोर्ड पर लिख देती है। रवि पेन लेकर फिर अपनी जगह पर बैठ जाता है, लेकिन निशा इस बार नाम को साफ नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पहले ही त्रिपाठी सर क्लास में आ जाते हैं और रवि का नाम बोर्ड पर देख लेते हैं। त्रिपाठी सर आज कुछ एक्स्ट्रा गुस्से में थे और उनके हाथ लग जाता है रवि को वो वहां आने को कहते हैं। रवि को आते ही जोरदार 2 तमाचे टिका देते हैं। क्लास में जैसे सुई पटक सन्नाटा छा जाता है। त्रिपाठी जी के हाथों पीटा वो लड़का है जो सबसे कम बोलता है। रवि पीटने के बाद चुपचाप अपने गाल पर हाथ रखे हुए निशा की तरफ देखते हुए अपनी डेस्क पर वापस लौट जाता है। निशा को अब लगा कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। पीरियड खत्म हुआ क्योंकि वो लास्ट पीरियड था, इसलिए इसके बाद स्कूल की छुट्टी और सब अपने घर की तरफ निकलते हैं। लेकिन पूरी क्लास का टॉपिक वही रवि के 2 तमाचे है। रवि जल्दी से निकल जाता है, उसके पीछे जाता है उसका फ्रेंड जिसने उसका पेन गिराया था, सॉरी की सहानुभूति लिए। इधर निशा की सहेलियां सारी निशा को आज की घटना का जिम्मेदार बता रही है। निशा भी मन ही मन गिल्टी है। गाल पर हाथ लिए रवि घर पर जाता है और बीमारी का बहाना बनाकर अपने कमरे में घुस जाता है। रात में निशा को नींद नहीं आती है और ना ही उसके पास रवि का नंबर है जो वो कॉल कर सके। निशा को सुबह का इंतजार है ताकि वो रवि को देख सके और उसे सॉरी बोल सके। सुबह हो गई। निशा को आज पहली बार शायद स्कूल जाने की बेसब्री है। वो स्कूल पहुंचती है। क्लासरूम में चारों तरफ नज़र घुमा कर देखती है, लेकिन उसे रवि नहीं दिखाई देता। रवि आज स्कूल नहीं आया। अब निशा का दिन निकलना मुश्किल हो गया और रही सही कसर निशा की सहेलियों ने पूरी कर दी, जो उसे ऐसे लुक दे रही है मानो जैसे मनोज को उसी ने मारा है। दिन खत्म होता है, सभी फिर घर को निकल पड़ते हैं। रवि अपने घर में बैठा है और दरवाजे पर बेल बजती है और सामने होती है निशा। रवि निशा को देखकर सरप्राइज हो जाता है। निशा कुछ बोल नहीं पाती और इतने में रवि की मम्मी पूछती है, कौन है बेटा? उनको आता देख निशा भाग जाती है। रवि जवाब देता है, पता नहीं कौन बेल बजाकर भाग गया। अब रवि का गुस्सा जैसे आधा खत्म हो गया हो, क्योंकि जहां तक उसे पता था निशा को उसके घर का एड्रेस नहीं मालूम था, यानी निशा ने किसी से पूछा होगा और उसके घर उसे देखने आई होंगी। अगले दिन वो स्कूल जाता है। कल जिस लड़की की वजह से उसने तमाचे खाए थे सबके सामने, आज वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा है। वो अपनी डेस्क पर जाकर बैठता है। रवि को पता था कि निशा उसके पास जरूर आएगी, लेकिन निशा नहीं आई। निशा की दोस्त और रवि को एक लेटर देकर चली गई। अब रवि का आधा गुस्सा जो पहले बचा था वो भी गायब हो गया। रवि को पता था कि लेटर किसने दिया है, इसलिए अब उसने लेटर खोला नहीं। हालांकि उसे भी पता है कि लेटर में सॉरी ही होगा, लेकिन अभी वो उसे लव लेटर से कम नहीं लग रहा। वही निशा बार बार रवि को मूड कर देख रही है, लेकिन रवि उसके देखने पर नजरें चुरा रहा है, थोड़ा भाव खा रहा है। रवि को अब उसके पास बैठे दोस्त छेड़ने लगे हैं। रवि अब लेटर खोल के देखना चाहता है। ये पहली बार है जब वो इस तरह के एहसास से गुजर रहा है। रवि लेटर खोलता है और उसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है,
आई एम सॉरी और साथ में रोने वाला इमोजी। रवि को उस रोने वाले इमोजी को देखकर हंसी आ गई। वो कहते हैं जब आपके दोस्त और क्लास वाले आपको एक दूसरे के नाम से चिढ़ाने लगते हैं तो कुछ ना हो तो भी कुछ कुछ होने लगता है। रवि और निशा के साथ भी यह हो रहा था। अब क्लास वालों की नज़र में एक और कपल बन गया था। तो ऐसा था रवि और निशा का पहला प्यार। ये कहानी इसी मीठे एहसास के साथ खत्म होती है जो कि सभी के साथ कभी ना कभी हुआ होगा। आप ये कहानी यहाँ भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।